हेलो फ्रेंड्स, मैं अनूप सरकार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि अभी हम लोग करेंट अफेयर्स पढ़ेंगे और मैंने आपको कहा था कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तब आपका करेंट अफेयर्स सबसे अच्छा होगा, क्योंकि आज हम लोग जो बात करेंगे वह सिर्फ न्यूज़पेपर की कटिंग की बात होगी। जैसे अभी दिया हुआ है, जस्टिस संजीव खन्ना होंगे अगले सीजेआई, यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अगली जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे उनका नाम है संजीव खन्ना। हो सकता है आपसे क्रम में पूछे, तो क्रम में इनका स्थान हो जाता है 51 हो जाएगा। और मात्र 6 महीने के लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पे रहेंगे, मात्र 6 माह के लिए। मात्र 6 माह के लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए जाएंगे। नवंबर में जस्टिस चंद्रचूड़ की मतलब त्याग पत्र दे देंगे, रिटायर हो रहे हैं उस समय, और उसके बाद ये संजीव खन्ना बनेंगे मुख्य न्यायाधीश। क्रम में पूछा जा सकता है तो क्रम 91 हो जाता है। 2005 में दिल्ली हाई कोर्ट में इनकी नियुक्ति हुई थी, और सुप्रीम कोर्ट में 2019 में इनकी नियुक्ति हुई थी। 2019 में न्यूज़पेपर में सब कुछ दिया हुआ है, आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं, इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात के मामले में भारत का कौन ऐसा राज्य है जो अव्वल है? इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात के मामले में तमिलनाडु का स्थान प्रथम हो जाएगा, जो अकेले 33% निर्यात करता है। अकेले 33%। पूछा जा सकता है आपसे, क्रम में पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात के मामले में भारत का कौन ऐसा राज्य है जो प्रथम स्थान पे है? तो प्रथम स्थान किसका हो जाएगा? तमिलनाडु का। कभी कभी हो सकता है कि ये तमिलनाडु का ऑप्शन ना दे, और ये 4 ऑप्शन दे दे आपको। तो क्रम अगर याद नहीं रहेगा तो फिर आप प्रश्न नहीं बना सकते। तमिलनाडु के बाद कर्नाटक का स्थान आएगा, कर्नाटक के बाद उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद गुजरात का आ जाता है। तमिलनाडु 32.84% यानी कि लगभग 33% निर्यात करता है। कर्नाटक 15.78% और उत्तर प्रदेश का है 15.32%, महाराष्ट्र 10.62% और गुजरात 9.43% इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में इसकी भागीदारी है। चलिए, मछली उत्पादन में बिहार अब हुआ आत्मनिर्भर। इसके पूर्व में मछली का आयात किया जाता था, और बिहार में सबसे ज़्यादा मछली आंध्र प्रदेश से ही आती थी। ऐसे भी भारत में मछली उत्पादन के मामले में आंध्र प्रदेश का प्रथम स्थान है, लेकिन समुद्री मछली के उत्पादन में गुजरात का प्रथम स्थान है। लेकिन अब आत्मनिर्भर हो गया तो बिहार का मछली उत्पादन में स्थान पूछा जा सकता है कि मछली उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? उत्पादन में 4था स्थान आ जाएगा, 4th। मछली उत्पादन में बिहार का स्थान 4था हो जाएगा। अब आत्मनिर्भर से अब निर्यातक भी हो गया है। अब दूसरे राज्यों में मछलियों का निर्यात भी करने लगा है, बिहार निर्यात करने लगा है। यहाँ पर सवाल ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार में कौन ऐसा जिला है जहाँ सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन होता है? तो सर्वाधिक मछली का उत्पादन जो है वह मधुबनी करता है, मधुबनी। और मधुबनी के बाद दूसरा स्थान दरभंगा का हो जाएगा, दरभंगा का। और दरभंगा के बाद तीसरा स्थान कटिहार का हो जाता है, कटिहार का। और ये सब क्षेत्र को हम लोग मिथिला का क्षेत्र भी बोलते हैं। और यही वजह है कि मिथिला में एक मछली है जिसको हम लोग रोहू मछली बोलते हैं, और यही रोहू मछली को जीआई टैग प्रदान करने की बात की जा रही है। जीआई टैग जो है अगर प्रदान कर दिया जाएगा तो उत्पादन भी बहुत ज़्यादा होगा, और इसका बाज़ार भी सबसे बड़े लेवल पे, और इसका मांग भी सबसे ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि ये जो क्षेत्र है इसलिए मिथिला रोहू बोलते हैं। मिथिला मखाना को जीआई टैग प्राप्त हो गया है। तो मछली उत्पादन में हम लोगों ने देखा डिस्ट्रिक्ट वाइज, डिस्ट्रिक्ट में प्रश्न पूछ देता है कि बिहार का कौन ऐसा जिला है जो सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन करता है? मधुबनी, दरभंगा और क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाता है कटिहार का, यानी कि दरभंगा, मधुबनी
और कटिहार और दरभंगा में सबसे ज़्यादा मखाना का उत्पादन होता है। दरभंगा में मखाना का सर्वाधिक उत्पादन होता है। मखाना का दरभंगा में ही आपको एम्स बनाई जा रही है। और पहला एम्स आपको पता होगा पटना में स्थापित है और दूसरा एम्स आपको दरभंगा में हो जाता है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और सब कुछ न्यूज़पेपर में दिया हुआ है, इसीलिए हम कहते हैं कि जो विद्यार्थी न्यूज़पेपर पे ज़्यादा फोकस करता होगा उसका करंट अफेयर्स बहुत ही अच्छा हो गया होगा। क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने वाले जो विद्यार्थी होते हैं उनका पीटी और मेंस बहुत अच्छा होता है। अगर एक साल से उन्होंने न्यूज़पेपर का अध्ययन किया है तो निश्चित तौर पे उनका करंट अफेयर्स अच्छा होगा। और बीपीएससी में 30 प्रश्न जो पूछा जाता है, न्यूज़पेपर और मैगजीन पढ़ने वाले, न्यूज़पेपर डेली अध्ययन कर रहे हैं और मैगजीन में अगर प्रतियोगिता दर्पण या क्रॉनिकल का प्रत्येक माह का अध्ययन अगर कर रहे हैं तो पक्का 26 प्लस ही वो बना करके आएंगे। रिजल्ट 100% हो जाएगा। बाकी जो भी ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है उसमें अच्छा ही कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। दरभंगा हवाई अड्डा पर 912 करोड़ से बनेगा टर्मिनल। उत्तर बिहार के विकास की गति तेज होगी, है ना। तो दरभंगा हवाई अड्डे पर 912 करोड़ की लागत से टर्मिनल बनेगा और दरभंगा में ही दूसरा एम्स का स्थापना किया जाएगा। यहाँ दूसरा एम्स का स्थापना किया जाएगा और पहला एम्स पटना में ऑलरेडी खुल गया है। तो बिहार में खुलेगा शंकरा आई हॉस्पिटल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आग्रह पर बिहार में शंकरा आई हॉस्पिटल की शाखा खुलेगी। कहाँ पर? तो हरहुआ में आरजे शंकरा आई हॉस्पिटल के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री ने शंकराचार्य स्वामी विजेंद्र सरस्वती से बिहार में इसकी ज़रूरत बताई और एक अस्पताल खोलने का आग्रह भी किया, है ना। हरहुआ में ऐसे पूछे जा सकते हैं, हरहुआ में, है ना। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल विवाह में अब यहाँ पे देखने वाली बात है जिस पे सुप्रीम कोर्ट का, है ना, एक दिशा निर्देश आया है। पूरी दुनिया में लगभग करीब 65 करोड़ बाल विवाह होते हैं। पूरी दुनिया में लगभग 65 करोड़ बाल विवाह होते हैं, जिसमें भारत में अकेले लगभग 15 लाख लड़कियों का जीवन जो है वह बाल विवाह में फंसकर बर्बाद हो रहा है। बाल विवाह के मामले में अगर देखा जाए तो बिहार भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा बाल विवाह होता है। उसके बाद दूसरा स्थान वेस्ट बंगाल का आ जाएगा, तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश का आ जाएगा, चौथा स्थान महाराष्ट्र का है और पांचवा स्थान मध्य प्रदेश का हो जाता है। यानी कि भारत के राज्यों में सर्वाधिक बाल विवाह बिहार में ही होता है। 16.7% लगभग 16.7% जो है, 16.7% अकेले इतना हिस्सा है इसका। बिहार में इतना बाल विवाह होता है। बाल विवाह कहा जा रहा है कि लगभग 22 करोड़ महिलाएं की शादी उस समय हुई जब उन्होंने 18 वर्ष आयु पूरा ही नहीं किया। लगभग 22 करोड़, यानी कि 16% लड़कियां 15 से 19 वर्ष की उम्र में विवाह दी जाती है। पूरी दुनिया की अगर हम लोग बात करें तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बाल विवाह नाइजर में होता है। यह अफ्रीकी कंट्री है, नाइजर में होता है। और नाइजर के बाद दूसरा स्थान चाड का है, चाड, और तीसरा स्थान माली का है। माली के बाद सूडान का स्थान आएगा और उसके बाद हम लोग देखेंगे जो भारत का पड़ोसी कंट्री है वो हो जाता है बांग्लादेश। बांग्लादेश में भी सबसे ज़्यादा बाल विवाह होते हैं और उसके बाद आपका पड़ोसी कंट्री है नेपाल। नेपाल में भी बाल विवाह सबसे ज़्यादा होता है। यानी कि नाइजर में 76% है,
चाड 61, माली 54, सूडान 52, बांग्लादेश 51 और नेपाल 35 हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का इसी सिलसिले में एक दिशा निर्देश भी आया। इस दिशा निर्देश से बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, पीटी में भी और मेंस में भी बनेंगे, इसलिए डाटा याद रखना ज़रूरी है। अगर डाटा याद रहेगा तो इसका फ़ायदा आपको मिलेगा एग्ज़ाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हो सकता है आपके 70 बीपीएससी में, 70 बीपीएससी में हो सकता है आपसे यहाँ से सवाल पूछे, क्योंकि जापान और दक्षिण कोरिया के बीच मुकाबले से होगी एशियन हॉकी का आगाज़। एशियन हॉकी यानी कि पहली बार राजगीर के हॉकी स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय विमेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप खेली जाएगी। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है हम लोग उसका चर्चा कर लेते हैं। पूछा जा सकता है कि यह जो खेल है, यह जो मैच है कहाँ पे होगा, किस स्टेडियम में होगा। तो राजगीर के स्टॉर्ट हॉकी स्टेडियम में खेले जाएंगे और भारत में इस टूर्नामेंट की लाइव स्ट्रीम और टेलीकास्ट भी होगी। यानी कि रोज़ाना 3 मैच होंगे और भारतीय हॉकी टीम 11 नवंबर से महिला एशियन हॉकी 2024 का खिताब के लिए चाइना, दक्षिण कोरिया, जापान, मलेशिया और थाईलैंड के साथ प्रतिस्पर्धा करेगी। और यहाँ पे देखिए पटना और साउथ कोरिया के मुकाबले से अंतर्राष्ट्रीय विमेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप का आगाज़ 11 नवंबर को होगा और दोपहर 3 बजे से दोनों टीमें आमने सामने होगी। यहाँ से हो सकता है आपसे प्रश्न पूछे, इसलिए यहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। स्टेडियम के बारे में पूछा जा सकता है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि 11 नवंबर को होगा, है ना, और दिसंबर में एग्ज़ाम है। 13 और 14 दिसंबर को बीपीएससी का पीटी का एग्ज़ाम हो जाएगा, इसलिए प्रश्न बनेगा यहाँ से। युवा आबादी में कमी। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये कहा, जिनका नाम है इंद्र चंद्रबाबू नायडू। उन्होंने कहा कि अब हमारे राज्य के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा पैदा करना चाहिए, क्योंकि इनका मानना है कि बढ़ती बुजुर्ग आबादी को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त किया जा रहा है और जो युवा पीढ़ी के जो लोग हैं उनका पलायन ज़्यादा देखा जाता है। इन्होंने ये भी कहा कि प्रजनन दर हमारे आंध्र प्रदेश का बहुत कम है, 1.6 हो जाता है, जो राष्ट्रीय औसत है 2.1, राष्ट्रीय औसत है ना, क्योंकि ये आंकड़ा याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। प्रजनन दर का राष्ट्रीय जो आंकड़ा है, राष्ट्रीय आंकड़ा ये हो जाएगा आपको यहाँ 2.1 से कम है, 2.1 हो जाएगा। और यहाँ पर कहता है कि राज्य का प्रजनन दर कितना हो जाएगा, यानी कि आंध्र प्रदेश का प्रजनन दर 1.6 हो जाता है। और यही वजह था कि इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो युवाओं की कमी हो रही है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा पैदा करने की अपील इन्होंने कहा। एक समय आंध्र प्रदेश ने पंचायत के चुनाव में बैन लगाई थी, ताकि अभी 2021 के जनगणना के अनुसार अगर हम लोग बात करेंगे तो पूरी दुनिया में हमारी आबादी सबसे ज़्यादा हो गई है, यानी कि 142 करोड़ जनसंख्या है। और जनसंख्या को लेकर के चिंता जताई जा रही है ना, बहुत ज़्यादा चिंता जताई जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या देश के लिए ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि अवसर कहीं दिख नहीं रहा है। क्योंकि ज़्यादा जनसंख्या 2 ही चीज़ हो सकता है, या तो वरदान होगा नहीं तो अभिशाप होगा। वरदान कहीं से कुछ दिख नहीं रहा है ना, तो ये सब चीज़ें हो सकता है आपके लिए। तो सरकार ने पंचायत के चुनाव में बैन लगाई थी कि 2 बच्चे से अगर ज़्यादा किसी का बच्चा होगा तो चुनाव में वो हिस्सा नहीं ले सकता है। ये बहुत अच्छा अपील है, क्योंकि चुनाव में जो पंचायत लेवल की जो बात होती है, क्योंकि आप नेशनल लेवल पे अगर परिवार नियोजन को आप चाहते हैं एक्टिव करने के लिए, तो जल्दी अपना प्रभाव रूप नहीं दिखाएगा, प्रभावशाली नहीं दिखेगा। लेकिन अगर पंचायतों में इसे लागू कर दिया जाए
तो यह जल्दी सशक्त अवस्था में हो सकता है और परिवार नियोजन से संबंधित जो कार्यक्रम है वह सफल होने की ज़्यादा चांसेस वहाँ पे रहेगा। खैर जो भी हो, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यानी कि प्रारंभिक शिक्षा दाखिले में बिहार की स्थिति अन्य राज्यों से काफ़ी बेहतर हो गई है। नीति आयोग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 का लेखा जोखा पेश किया और इसी में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लक्ष्य हासिल करने में राज्य किस स्थान पर है, इसका आकलन करने के लिए 12 मानक तय किए गए हैं। जैसे मानकों के प्रतिशत पे स्कोर हुआ तो प्रारंभिक शिक्षा के लिए दाखिले का प्रतिशत कितना हो जाएगा, है ना। उसके बाद माध्यमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर का प्रतिशत कितना है। ये जो आंकड़ा है जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ये 12 मानक तय किए गए हैं। हो सकता है 12 जो मानक हैं इससे ही संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछा जा सके। तो उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए दाखिले का प्रतिशत और राष्ट्रीय स्तर पर कक्षा 8 में न्यूनतम दक्षता स्तर प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत और उच्च शिक्षा के लिए दाखिले का प्रतिशत और दिव्यांगता वाले विद्यार्थी जिन्होंने कम से माध्यमिक शिक्षा ग्रहण की है उनका प्रतिशत 15 वर्ष से उससे ऊपर और उच्च शिक्षा के लिए जेंडर पार्टी इंडेक्स का प्रतिशत, 15 या ऊपर की उम्र के लोगों का साक्षरता प्रतिशत और बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने वाले बच्चों का प्रतिशत और कंप्यूटर की सुविधा देने वाले स्कूलों का प्रतिशत और माध्यमिक स्तर पर प्रशिक्षित शिक्षकों का प्रतिशत और माध्यमिक स्तर पर छात्र शिक्षक अनुपात हो जाएगा, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लक्ष्य हासिल करने में बिहार भले ही थोड़ा पीछे हो, लेकिन 97% के साथ प्रारंभिक शिक्षा में दाखिले के मामले में राज्य की स्थिति काफ़ी बेहतर हो जाती है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, कहा गया है कि सूखे यानी कि अक्टूबर ने खराब की राजधानी की हवा। बहुत दिनों से बारिश नहीं हो रही है जिसके वजह से यहाँ प्रदूषण सबसे ज़्यादा बढ़ गया है। यानी कि इस कारण हवा में धूल की मात्रा 5 गुना से ज़्यादा बढ़ गई है। राजधानी में 19 सितंबर को आखिरी बार बारिश हुई थी। उस समय दिल्ली एनसीआर की हवा में PM10 का स्कोर 40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक आ गया है। यानी कि सर्वाधिक अभी प्रदूषण देखने को मिल रहा है वहाँ पर। चलिए यहाँ से हो सकता है आपसे पूछा जा सके, विभिन्न मंत्रालयों के लिए आवंटन कितने रुपए आवंटित किए गए, यहाँ से प्रश्न बनाया जा सकता है। जैसे में रक्षा मंत्रालय में सर्वाधिक आवंटन देखने को मिला 6.2 लाख करोड़ रुपया। उसके बाद सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में 2.78 लाख करोड़ का आवंटन हुआ है और रेल मंत्रालय में 2.55 लाख करोड़ का आवंटन हुआ और उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में 2.13 लाख करोड़ का आवंटन हुआ और गृह मंत्रालय में 2.3 लाख करोड़ का आवंटन हुआ और ग्रामीण विकास मंत्रालय में 1.77 लाख करोड़ का आवंटन हुआ और रसायन और उर्वरक मंत्रालय में 1.68 लाख करोड़ का आवंटन हुआ और यहाँ पे संचार मंत्रालय 1.37 लाख करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है यहाँ पर। उसके बाद हम लोग देखते हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में 1.27 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो ये सब न्यूज़पेपर का रहा है। न्यूज़पेपर में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, है ना, जो दिया जाता है। तो न्यूज़पेपर को ज़रूर एक बार रिवाइज करते रहिए। 1 साल के अंदर में आपने जो भी कट करके आपने रखा होगा रिवाइज करने के लिए, उसको 2 बार 4 बार एग्ज़ाम के पहले ज़रूर रिवाइज कर लें ताकि आपका स्कोर बढ़े। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग को।